जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करने के लिए पूरी तरीके से पूरा तांडव मचाएंगे। यानी कि वीडियो साथियों आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए महज काफी होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। चाहे साथियों हिंदी हो, पूरा खत्म करेंगे। सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, रीजनिंग को देखेंगे, मैथ को देखेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आज की अगर ये वीडियो साथियों आप पूरी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पूरी जान लगाई है साथियों आज की इस वीडियो में कि इसको तैयार करने में और कंटेंट को निकालने के लिए प्रश्नों को तैयार करने में। तो मेरा मानना है कि अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं साथियों एंड तक, तो ये नहीं कहा जा सकता कि आपकी जो फाइनल लिस्ट आएगी यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट की, उसमें आपका रोल नंबर ना हो। आपका रोल नंबर साथियों अवश्य होगा अगर ये सभी प्रश्न आपने अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मुझे बताइए कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए हिंदी के साथियों मैं आपको 37 सवाल करवाऊंगा और 37 में से आपका स्कोर साथियों आज की इस वीडियो में 26 का होना चाहिए। इससे कम का साथियों अगर नहीं हुआ, यानी कि इससे कम का अगर हुआ, तो समझ लीजिएगा साथियों आपके साथ क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुल मिला के पूरी कोशिश आपको कर देना है कि 25 से 26 तक का आपका स्कोर रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर इससे कम का हुआ तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। देखिए कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं। देखिए जातिवाचक संज्ञा एक जवान शब्द जातिवाचक संज्ञा, बालक एक जातिवाचक है, मनुष्य एक जातिवाचक है, लेकिन सुंदर एक जातिवाचक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक विशेषण शब्द है। सुंदर औरत, सुंदर आदमी, ये विशेषता बता रही तो एक विशेषण शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए राजा सेवक को कंबल देता है। देखिए कभी भी साथियों कोई गिफ्ट किसी को दिया जाता है, क्या अगर कोई गिफ्ट किसी को दिया जा रहा है या कोई चीज दान में दी जा रही है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर ऐसा वाक्य जिसमें कोई दान दिया जा रहा है, तो वहां पर जो को आता है ना, उसको हम को नहीं काउंट करते हैं, उसको हम साथियों के लिए काउंट करते हैं। तो राजा सेवक के लिए कंबल देता है, इस वाक्य में साथियों कारक कौन सा होगा? देखिए के लिए के कारक जो होता है साथियों, के लिए के का सांप्रदायिक साथियों क्या संप्रदान कारक आता है, यानी कि ठीक है। तो संप्रदान, देखिए कर्ता की अगर बात करें, अगर किसी वाक्य में ने आ जाए तो कर्ता कारक होगा, अगर साथियों को आ जाए तो कर्म कारक होगा, का आ जाए तो साथियों संबंध कारक होगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं के लिए आ गया है, का ना करके कर्म ना लगा दीजिएगा, के लिए देखिए संप्रदान लगाइए, क्योंकि गिफ्ट और दान देता है अगर किसी वाक्य में, तो संप्रदान कारक वहां पर होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जो देखा नहीं जा सकता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए जो देखा जा सकता है उसको दृश्य कहते हैं और जो नहीं देखा जा सकता है उसको अदृश्य कहते हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं साथियों, ये एक संयुक्त, ठीक है ना, ये एक संयुक्त साथियों व्यंजन है। पहला पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये किसके किसके वर्णों के सहयोग से बना है, तो जा और उआ के सहयोग से बना है। यानी कि आपका राइट आंसर जो है आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा। मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर किसी वाक्य में भाववाच्य है तो वहां पर से होगा और नहीं जरूर लगा होगा। तो इसमें नहीं लगा है नहीं, इसमें नहीं लगा है नहीं, इसमें लगा है साथियों नहीं भी है और उसमें से भी है। यानी कि हितेश से खाना नहीं खाया जाता, ये कैसा वाक्य हो जाएगा? भाववाच्य वाला वाक्य हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है साथियों? बहुत आपसे पूछा जा सकता है कि ये एक मुहावरा है, तो मुहावरा नहीं है, कहावत भी नहीं है साथियों, ये एक लोकोक्ति है। क्या है? लोकोक्ति है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। पुस्तक क्या है मुझे बताइए। पुस्तक देखिए अगर बात करें पुस्तक कैसी है, अब बंदा क्या कहेगा साथियों? अच्छी है। क्या कहेगा? अच्छी है। तो कुल मिला के जिन शब्दों के साथ कैसी का या अच्छी का प्रयोग होता है वो शब्द कैसे होते हैं साथियों? स्त्रीलिंग होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि पुस्तक आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए और किसी शब्द के साथ अच्छा या कैसे शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो आपका पुल्लिंग शब्द होता है। किसी काम को करने में हिचकना, इसको क्या कहा जाता है? कहते नहीं भाई अरे काम करो, संकोच ना करो, ठीक है ना, संकोच आप क्यों कर रहे हो? तो मैं कह सकता हूं किसी काम को करने में हिचकने को एक तरीके से क्या कहा जाता है? संकोच कहा जाता है। उसके बाद देखिए बाण और बाण, यहां पर दो शब्द हैं और इन दोनों शब्दों के मतलब आपसे पूछे जा रहे हैं। देखिए इस वाले बाण का मतलब आपको पता होगा तीर होता है, तीर 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 तीर। कौन सा ऑप्शन सही नहीं बता सकते, लेकिन बाण का मतलब क्या होता है साथियों मुझे बताइए। बाण का मतलब होता है आदत। तो मैं कह सकता हूं कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए सूरज का तत्सम शब्द साथियों क्या होता है मुझे बताइए। देखिए सूरज एक आपका तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? ये आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। पुरुष स्त्री के मरने पर, यानी कि अगर
पुरुष पुरुष पत्नी के मरने पर, यानी कि जब किसी पुरुष की पत्नी मर जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? अगर देखिए किसी पत्नी का पति मर जाए तो वो तो विधवा कही जाती है, वो औरत को क्या कहा जाता है? विधवा कहा जाता है। लेकिन अगर क्या पत्नी मर जाए तो उस पुरुष को क्या कहा जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों, अगर बात करें आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, आप पास करना चाहते हो, क्योंकि अब साथियों कम समय आपके लिए बचा है, तो मैं आपके लिए साथियों ऐसी 2 पीडीएफ बनवाई हैं जिनको पढ़ के, जिनको स्टडी करके आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कैसे ये पीडीएफ आप साथियों ले सकते हैं? मेरा मानना है कि आपकी अगर बात करें, देखिए एक तो ऑल शिफ्ट वाली पीडीएफ आप लगा लीजिए, ठीक है ना। ऑल शिफ्ट की अगर बात करें 2018 से लेकर 2024 तक के पेपर हैं, उसके अलावा 10 प्रैक्टिस पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को साथियों क्या किया गया है? कंप्लीट किया गया है। ये दोनों पीडीएफ सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देंगे तो तुरंत आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए पुरुष की अगर पत्नी मर जाए तो उसको विधुर कहा जाता है, लेकिन अगर पुरुष मर जाए तो उस स्त्री को विधवा कहा जाता है, यानी कि विधवा और विधुर, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत एक मृदुभाषी देश है या भारत एक अल्पभाषी देश है या बहुभाषी देश है या साथियों सर्वभाषी देश है? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखिए भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए भारत कैसा देश है? इसलिए भारत बहुभाषी देश है, यानी कि आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, क्या जिसे कठिनाई से भेदा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको दुर्भेद्य कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको दुर्भेद्य कहा जाता है। उसके बाद देखिए जो सबको समान भाव से देखे उसको क्या कहेंगे? देखिए समान भाव से देखे तो उसको समानदर्शी कहना चाहिए, और यहां पर समानदर्शी की जगह पर किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? समदर्शी का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है तो मेरा मानना है कि समझ लीजिए बहुत शानदार तरीके से आप आंसर देंगे। अगर बात करें साथियों, देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की बात करें, आपकी 60,244 वैकेंसी है, इसमें से 1 सीट आपको चाहिए। कितनी सीट? आप 1 सीट के साथियों दावेदार हैं और 1 सीट आपको चाहिए है। मैं थोड़ी सी एक रणनीति बताता हूं जो आपको हर बार बताता हूं साथियों। देखिए ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग इतनी ज्यादा आती है, यानी कि 150 क्वेश्चन में से 50 से ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के, 55-56 क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप अपना टारगेट रखिए कि 50 आप करेंगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है। उसके अलावा साथियों अगर बात करें हिंदी, मैंने आपको बहुत पढ़ाई है, हिंदी की अगर बात करें ये समझ लीजिए बहुत पढ़ाई है, तो इसमें 35 से 35 के आसपास स्कोर रखिए, क्योंकि देखिए जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने रीजनिंग पर बहुत जोर दिया है, उन्होंने हिंदी पर बहुत जोर दिया है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों मैथ की अगर बात करें, इसके 20-21 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से कुछ नहीं अगर 13 भी आप कर लोगे, ये मैंने कम बताए हैं 13। उसके अलावा जीएस की अगर बात करें तो 38 क्वेश्चन आते हैं, इस 38 की अगर बहुत ज्यादा नहीं मैं 15 कहूंगा, 15 तो आप कर लेंगे भाई जीएस में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से कर लेंगे। अब इसका टोटल करिए जरा, 5 और 3 5 और 5 10 और 3 13 हो जाएगा, ये 3 आ गया साथियों 6 और आपका ये हो जाएगा 9 10 11, यानी कि 113 साथियों जिसका स्कोर, यानी कि 113 क्वेश्चन जिस बंदे ने कर लिए, मेरा मानना है कि वो मुस्कुराता हुआ आएगा इसका एग्जाम हॉल से। उसको पता चल जाएगा कि भैया मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मुझे अपनी नाप वगैरह ले लेना है, वर्दी को सिलवाने के लिए मुझे एक बक्सा तैयार कर लेना है जिसके ऊपर मैं लिखवा लूं, एक तो लोगो उसका डिजाइन करवा लूं बक्से के ऊपर, और उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस लिखवा लूं साथियों, और अपना नाम लिखवा लूं साथियों। ये आपको करना पड़ेगा मेडिकल से। मेडिकल के बाद साथियों जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग के लिए आप जाओगे ना, तो आपको एक बक्सा तैयार करना पड़ेगा, उसके अंदर सारा सामान आपका होगा A to से लेकर Z तक, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक जिसकी जो जो आपको चाहिए होता है वो सब कुछ उसमें होगा। तो मेरा मानना है कि साथियों 60,244 में से एक सीट आपकी होगी, और इस एक सीट को साथियों पाने के लिए मैं आपको बहुत मेहनत की है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। बहुत सारी क्लासेस आप अगर जाकर देखेंगे तो बहुत सारी क्लासेस हैं साथियों, समझ लीजिए, ठीक है ना। 6-7 महीने से लगा हुआ है साथियों आपको पढ़ाने के लिए। एसएससी जीडी वालों को साथियों हजार सिलेक्शन देने के बाद अब अगली बारी आपकी है साथियों। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन ये चैनल करवा देगा, ठीक
ठीक है ना। और अगर वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतने प्यार से इतनी मोहब्बत के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हर चीज मैं आपको समझा रहा हूं, इतने शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो एक लाइक तो साथियों बनता है। तो अब अगर बात करते हैं इस सवाल की, परलोक से संबंधित उसको जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको पारलौकिक कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, पीछे पीछे चलने वाला, जैसे आपके कुछ लोग होंगे जो पीछे पीछे चलते हैं, उनको क्या कहा जाएगा, उनको अनुगामी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साथियों, अनुगामी कहा जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, बताइए। चलिए देखिए कि जिसके हृदय में ममता ही नहीं है उसको क्या कहा जाएगा, उसको निर्मम कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम कहा जाता है। बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है साथियों बताइए। तो जो बाल की खाल निकालता है, यानी कि बहुत चढ़ा बढ़ा कर बातें करना नहीं, गुण दोष की परख करना नहीं, बहुत मीन मेखे निकालने वाले को एक तरीके से कहा जाता है कि तुम तो भाई बाल की खाल निकाल रहे हो। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, समान व्यवहार करना, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना, सबके साथ समान व्यवहार। एक और एक 11 होना नहीं, एक तो करेला दूजा नीम नहीं, एक पद दो काज नहीं। साथियों मैं कहूंगा कि समान व्यवहार करने वाला यानी कि एक ही लकड़ी से सबको हाँकना कहलाया जाता है। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों, प्र उपसर्ग यहां पर भी है, ठीक है ना, या इसके प्रा हो जाएगा और आचार्य हो जाएगा। प्रा उपसर्ग यहां पर भी है, यहां पर भी है साथियों, लेकिन यहां पर नहीं है। अब नहीं है तो ये आपका क्या होगा, यही आपका राइट आंसर है। भनक शब्द में लगा प्रत्यय साथियों कौन सा है, मुझे बताइए। तो भनक शब्द की अगर बात करते हैं, इसमें प्रत्यय क्या लगा हुआ है, अक लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। धूमिल शब्द का विलोम क्या होता है, मुझे बताइए। धूमिल का विलोम क्या होगा साथियों, उज्ज्वल होगा। और कई बार उज्ज्वल की वर्तनी भी आपसे पूछी जाती है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो कुल मिला के धूमिल का विपरीत उज्ज्वल होगा और उज्ज्वल का विपरीत धूमिल होगा। उसके बाद देखिए, अग्रज का विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। अग्रज की अगर बात करते हैं साथियों, अग्रज का विलोम आप हमेशा याद रखेंगे अनुज होता है। और अगर अनुज का विलोम आपसे पूछा जाए तो अग्रज आपको बताना है। अगला सवाल देखिए, महोदय शब्द का संधि विच्छेद अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे साथियों, देखिए आप करेंगे क्या, महा और धन उदय। तो ये कहां पर लिखा हुआ है साथियों, ये तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों लगभग 37 सवाल हम लोग देखेंगे हिंदी के, 37 सवाल हम लोग देखेंगे हिंदी के। और साथियों जीके की अगर बात करें तो 38 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद टॉप लेवल के रीजनिंग क्वेश्चन देखेंगे और साथियों मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। तो आप अगर साथियों वर्दी लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपके मन में वर्दी की दीवानगी है तो मैं कहूंगा साथियों कि आपकी तैयारी शानदार है और आपका सिलेक्शन साथियों कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों इस वर्दी को पाने के लिए, अचीव करने के लिए, अपने बदन पर साथियों आप इस वर्दी को पहनने के लिए इस क्लास का साथियों हर एक सवाल आपके मनोमस्तिष्क में साथियों मैं स्टोर कर दूंगा। और कैसे फीड करूंगा ये आप लोग अभी देखिएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण, यानी कि किस शब्द में विसर्ग संधि है, मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें हरिश्चंद्र की अगर बात करते हैं साथियों, तो यहां पर आपकी विसर्ग संधि हो जाएगी और यही आपका राइट आंसर है। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए अब किसी भी वाक्य में अगर खुद की बात की जाए कि मैं ये काम खुद कर लेता हूं या मैं अपने आप कर लेता हूं, ठीक है ना, तो वहां पर आपका कौन सा सर्वनाम होता है, मैं कहता हूं निजवाचक वहां पर सर्वनाम होता है। तो यहां पर आप शब्द की अगर बात करिए कैसा सर्वनाम है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है और यही आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, ये कैसा वाक्य है, मुझे बताइए। देखिए ये इच्छावाचक वाक्य है या संकेत या आज्ञा या संदेहवाचक वाक्य। यहां पर एक संकेत दिया जा रहा है कि अगर आप बुला लेते, यानी कि आप इशारा कर देते, आप संकेत दे देते, तो हम अवश्य आते। मैं कहूंगा ये कैसा वाक्य हो जाएगा, ये कि संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन पदबंध का भेद नहीं है, मुझे बताइए। तो पदबंध का भेद साथियों कौन सा नहीं है, अव्यय पदबंध जो है यह पदबंध का भेद नहीं है। उसके बाद देखिए मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, मुझे बताइए। अगर बात देखिए हंसना क्या है, हंसना तो एक आकर्मक क्रिया है, तो मैं कह सकता हूं साथियों इसमें आकर्मक क्रिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, मुझे बताइए। देखिए अब राम सीता से सुंदर है, अब कहीं पर भी किसी वाक्य में साथियों तुलना की जाए और वहां पर से आ जाए
तो वहां पर हमेशा कौन सा कारक होता है, वहां पर हमेशा अपादान कारक होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। यहां पर तुलना ही तो की जा रही है, राम सीता से सुंदर है और से आ गया तो मैं कहूंगा कि अपादान कारक अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, मुझे बताइए। तो अगर बात करें साथियों यहां पर जा जो है ना, जा व्यंजन ये आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। तो अगर बात करें निर्देशक चिन्ह होता है विराम चिन्ह का प्रकार, लाघव भी होता है, ठीक है ना, विवरण भी होता है, लेकिन उपदेशक चिन्ह आपने न कभी देखा होगा, न कभी पढ़ा होगा, न कभी सुना होगा। तो राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उत्कर्ष का साथियों विलोम क्या होता है, मुझे बताइए। तो उत्कर्ष की अगर बात करते हैं साथियों, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, और अपकर्ष का विलोम पूछे तो उत्कर्ष बताना है। उसके बाद देखिए मां शब्द की अगर बात करते हैं तो मां शब्द आपका एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द साथियों क्या हो जाएगा, मात्र इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, यहां पर चाकू शब्द की अगर बात करें, देखिए चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है, चाकू नहीं होता है, चाकू ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको क्या कहा जाता है। साथियों ये सवाल बहुत पूछा जाता है और ये समझ लीजिए हजारों हजार के हिसाब से लड़के इस सवाल को गलत करके चले आते हैं। कुछ लोग तत्सम बता देते हैं, कुछ लोग तद्भव बता देते हैं, कुछ लोग विदेशज बता देते हैं, लेकिन राइट आंसर आपका जो होता है वो देशज होता है। यानी कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता वो देशज शब्द होते हैं। उसके बाद देखिए विश्व पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो अब साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, तो लगभग 38 क्वेश्चन होंगे जीके के। इसमें आपको साथियों लगभग 16 से 17 स्कोर आपको अचीव करना है आज की इस वीडियो में, क्योंकि लेवल जिस लेवल के क्वेश्चन है साथियों 17 से 16 से 17 क्वेश्चन आपके होना ही होना चाहिए। तो मुझे बताइए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है साथियों। अगर आपका जवाब 22 अप्रैल है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में है। तो मैं कहूंगा साथियों चाबहार बंदरगाह कहां पर है, तो ये तो ईरान में है। ये कहां पर है साथियों, ये ईरान में है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला सवाल देखिए कि जेफ बेजोस किस कंपनी के संस्थापक हैं। नेस्ले के, माइक्रोसॉफ्ट के, यूनिनॉर के या अमेजन के, मुझे बताइए। तो साथियों ये किसके संस्थापक है, तो अमेजन के संस्थापक है। यानी कि अगर पूछा जाए कि अमेजन के संस्थापक कौन है तो जेफ बेजोस ही आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बना है। तो माल्टा देश की अगर बात करते हैं साथियों 119वां देश बना है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में। निम्नलिखित में से किस प्रख्यात लेखक व राजनेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है और फरवरी 2024 में किया गया है। इनके नाम की बात करें तो शशि थरूर इनका नाम है और इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है कब, 2024 फरवरी महीने में। और इस पुरस्कार का नाम क्या है, सम्मान का नाम क्या है, शेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर। तो ये तो वहां के देश के अकॉर्डिंग नाम होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये कानून भी साथियों थे नरीमन का किस बीमारी की वजह से साथियों फरवरी 2024 में निधन हो गया है। तो अगर बात करें क्या इनको बीमारी थी, तो हृदय संबंधी इनको बीमारी थी और इनका नाम था, ये कानूनविद थे फलियस नरीमन, और इनका हृदय संबंधी बीमारी की वजह से निधन हो गया है। निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया है। तो किसकी बात चल रही है साथियों, क्या आपका राइट आंसर होगा, आप लोग ध्यान रखेंगे सूर्य कुमार यादव की। तो इनका भी हाल फिलहाल की अगर बात करें साथियों इनको सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर चुना गया है। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित ब्लावर्टिकनिक पुरस्कार के लिए किस युवा भारतीय वैज्ञानिक को चुना गया है। तो किसको चुना गया है साथियों अगर बात करते हैं तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि राहुल आर नायर को, मेहुल मलिक को भी, तन्मय भारती को, भारत को भी साथियों चुना गया है। किस पुरस्कार से, ब्लावर्टिक पुरस्कार के लिए चुना गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, मुझे बताइए। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, ये तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। उसके बाद देखिए यूनेस्को ने किस भारतीय नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दिसंबर 2023 में शामिल किया था। तो किसकी बात चल रही है साथियों, गरबा की बात चल रही है। गरबा आपका बिल्कुल सही जवाब है। शीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, मुझे बताइए। तो किसके उत्पादन के लिए है, ये अल्कोहल के उत्पादन के लिए
एक तरीके से कच्चा माल है और बहुत बेस्ट है, उत्तम है यानी कि, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो मैं कहूंगा रतन जोत आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि रतन जोत एक वनस्पति है और इसका इस्तेमाल किया जाता है जब बायोडीजल को बनाया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु इसमें से कौन सी आपसे पूछा जाएगा, तो अगर बात करें यूरेनियम आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे भारी धातु है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो होगी बढ़ेगी, यानी कि उसका वजन क्या बढ़ा हुआ, उसको रीडिंग जो दिखाएगी ना बढ़ा हुआ दिखाएगी। जिसके मान लीजिए ये तराजू है, एक तराजू है, यहां पर आप खड़े हैं, आप अंदर गहरी सांस लेते हैं, तो क्या यहां पर अगर आप मान लीजिए ठीक है ना 20 किलो के थे, तो क्या 20 किलो 100 ग्राम के हो जाएंगे सांस अगर लेते? नहीं साथियों, अगर आप सांस अंदर लो या सांस बाहर छोड़ो तो रीडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर आप मान लीजिए 65 किलो के हैं तो आप 65 किलो के ही रहेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय कृषि का इतिहास ये किसने लिखा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, MS रंधावा इनका नाम है और इन्होंने ही भारतीय कृषि का इतिहास लिखा। इसका राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए तो किसने की थी साथियों। आप लोग ध्यान रखेंगे शिवनंदन नौटियाल आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम की रचना शिवनंदन नौटियाल ने ही की थी। ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपके मनोमस्तिष्क में अगर स्टोर है साथियों, तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में क्या आ जाएगा, एग्जाम हॉल में साथियों एक तरीके से इनका लाभ आ जाएगा, यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि आपका एग्जाम साथियों क्रैक हो जाएगा। और जिसका भी साथियों सिलेक्शन होता है उसको एग्जाम हॉल में ही मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो मुस्कुराता हुआ निकलता है एग्जाम हॉल से। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र मित्र नहीं है, तो यहां पर अगर साथियों बात करें कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, कौन सा नहीं है, देखिए बबूल है, नीम है, पीपल, यूकेलिप्टस नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, मुझे बताइए तो किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। राजनीतिक नीतियां इसमें साथियों बताई गई हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। उसके बाद देखिए कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्ण अशोक के किस शिलालेख में साथियों मिलता है, तो मैं कहूंगा अशोक के 13वें शिलालेख मिलता है, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल है दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी, तो साथियों उस सुल्तान का नाम क्या था, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करते साथियों अलाउद्दीन खिलजी की, जब हम बात करते हैं ऐसा पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना रखी थी। उसके बाद देखिए कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था, ये सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों, मुझे बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे मोहम्मद गौरी किस वंश के थे साथियों, तो ये शंसवनी वंश के थे, ठीक है ना। किस वंश के थे साथियों, शंसवनी वंश के थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए तबकात नासिरी का लेखक कौन है, मुझे बताइए तो साथियों लेखक कौन है इसके, मिनहाज उस सिराज इनका नाम है और मिनहाज उस सिराज ही तबकात नासिरी के लेखक है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था, बताइए। चलिए तो खिलाफत आंदोलन का साथियों आरंभ किसने किया था, अली बंधुओं के द्वारा ही साथियों खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई थी अली बंधुओं के द्वारा। उसके बाद देखिए विद यू ऑल द वे ये किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है, तो ये किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है, आप लोग ध्यान रखेंगे SBI की, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक की ये विज्ञापन पंक्ति, इसका नाम है विद यू ऑल द वे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि नरसिम्हन समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था, तो किस संबंध में साथियों दिया था, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी दिए थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका सी के साथ। उसके बाद देखिए हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे, ये सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना चाहिए साथियों कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे, बताइए। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, यानी कि क्या विलियम गॉड ही
हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक थे? तो मैं कहूंगा बिल्कुल विलियम गॉड ही हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक थे, आप लोग ध्यान रखेंगे। नियाग्रा प्रपात कहां पर है बताइए? तो ये साथियों यूएसए में है। ये कहां पर है? ये यूएसए में है। राइट आंसर आपका डी के साथ जाएगा। संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जिस महाद्वीप में साथियों भारत है वो महाद्वीप ही एशिया महाद्वीप ही साथियों क्या है, आप लोग ध्यान रखेंगे, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है, यानी कि किसके लिए जानी जाती है? तो ये साथियों स्वर्ण के उत्पादन के लिए जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में जो कालगुरली है ये स्वर्ण विख्यात के लिए, स्वर्ण के उत्पादन के लिए जानी जाती है। उसके बाद देखिए आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो आइसोडोपेन शब्द है ना, ठीक है ना, इसका प्रयोग औद्योगिक स्थानीयकरण के लिए किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग औद्योगिक स्थानीयकरण के लिए ही किया जाता है। उसके बाद देखिए जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ओसाका की अगर बात करें साथियों, ओसाका को क्या कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें पूर्व भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूर्व भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा कानपुर को कहा जाता है। उसी प्रकार जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है साथियों? ये यूपी में। ये कहां पर है? यूपी में है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बड़ा इमामबाड़ा कहां पर है, तो आपको बताना है लखनऊ में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि छोटा इमामबाड़ा कहां पर है, तो आप क्या बताओगे? तब भी आपको साथियों लखनऊ ही बताना है। यानी कि छोटा पूछे बड़ा पूछे लखनऊ ही आपको बताना है। उसके बाद देखिए रायसीन पहाड़ी कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो ये साथियों कहां पर है? जहां राष्ट्रपति भवन स्थित है वहां पर, बिल्कुल साथियों जहां राष्ट्रपति भवन है वहीं पर रायसीन पहाड़ी स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, बताइए। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इन दोनों की, ठीक है ना, दोनों ही पीर बुजुर्गों की दरगाह कहां पर साथियों है? तो नई दिल्ली में ही है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इनकी दरगाह कहां पर है? नई दिल्ली में है। लाख बख्श के नाम से किनको जाना जाता है, बताइए। तो लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक साथियों कौन थे, बताइए। तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश के संस्थापक थे। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, बताइए। किताबुल हिंद को, रेहला को, तारीख यामिनी को, किसको कहा जाता है? तो किताबुल हिंद की अगर बात करते हैं साथियों, 11वीं सदी का भारत का दर्पण किताबुल हिंद को ही कहा जाता है। सैडलर आयोग का संबंध किससे है, मुझे बताइए। तो सैडलर आयोग का संबंध किससे है साथियों? शिक्षा से है। किससे है? शिक्षा से है। इसलिए सही जवाब, इसलिए इस सवाल का सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब साथियों यहाँ पर हम लोग देखेंगे रीजनिंग के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा साथियों, यहाँ पर पूरे रीजनिंग के 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। 10 क्वेश्चन में साथियों आपका स्कोर जो होना चाहिए वो 7 क्वेश्चन का होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस 7 क्वेश्चन को साथियों, इस टारगेट को अचीव करने के लिए इन सभी क्वेश्चन को देखिए और देखिए कितने क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाए। देखिए यहाँ पर सवाल में कहा गया है कि नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है, 1 2 3, बिल्कुल। कहने की संख्या 6 के फलक वाले के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? जैसे कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, इसके विपरीत आपसे पूछी जा रही कि इधर को कौन सा नंबर होगा। यहाँ पर 6 है तो इसके विपरीत यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर होगा, ऐसे करके आपको यहाँ पर बताना है। देखिए इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कि 6 आपका कहां पर है? 6 आपका यहां पर है और इसके यहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? एक तो साथियों 3 लिखा हुआ है और एक 5 लिखा हुआ है। तो आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा पासा है जहां पर 3 और 5 लिखा हुआ है। क्या यहां पर 3 और 5 लिखा है? नहीं, यहां पर लिखा है 3 और 5 लिखा है। तो साथियों देखिए अब 3 और 5 यहां पर भी है, 3 और 5 यहां पर भी है। तो मैं कह सकता हूं कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 6 का विपरीत आपसे पूछा गया था, 6 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा? 4 वाला नंबर होगा और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पर 2 नंबर जो 3 2 थे ना, वो कहीं और 3 2 नहीं थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए एक नंबर सीरीज वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा। आपको कुछ संख्याएं दे दी जाएंगी और बीच में एक नंबर गायब कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। तो 7 से 8 हुआ है, 8 से 18 हुआ है, 18 से 57 हुआ है। फिर आपको बताने कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। देखिए अगर यहां पर बात करें साथियों, यहां पर 1 जोड़ा गया है, फिर यहां पर कितना जोड़ा गया है? 10 जोड़ा गया है, ठीक है। तो 10 कैसे आ गया? यहां पर देखिए गुणा हुआ है क्या? देखिए
अगर हम इसकी साथियों 1 से गुणा करें और इसमें 1 जोड़ दें तो हमें 8 मिल जाएगा। उसी प्रकार अगर हम इसकी साथियों 2 से गुणा करवाएं यानी कि 8 दूना 16 और इसमें साथियों 2 जोड़ दें तो हमें 18 मिल जाएगा। उसी प्रकार साथियों अगर हम 18 की 3 से गुणा कराएंगे, ठीक है ना, 3 से साथियों गुणा करेंगे और इसमें अगर हम 3 ही जोड़ देंगे यानी कि 18 3 54, 54 और 3 55 56 57, 55 56 57 तो 57 हमें मिल गया। यानी कि अब हम इसकी गुणा साथियों 4 से करेंगे और हमें 4 जोड़ना पड़ेगा तो 57 की गुणा साथियों 4 से यहां पर हमने की 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 2 22 हो जाएगा। अब हमें 4 ही इसमें साथियों जोड़ना है तो कितना हो जाएगा साथियों, मैं कह सकता हूं 232 हो जाएगा और 232 ऑप्शन में भी है। यानी कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, 232 आएगा। अब 1165 कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी गुणा साथियों 5 से कीजिए और उसमें 5 जब आप जोड़ेंगे तो 1165 आपको मिल जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि अब साथियों यहां पर देखिए 3 है, 9 है, 6 है, 36 है, 30 है, उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आएगा मुझे बताइए। साथियों ये भर भर के क्वेश्चन दिए जाते हैं यूपी पुलिस एग्जाम में। अगर बात करें जो आपका प्री एग्जाम है, वैसे जो यूपी पुलिस के एग्जाम हुए थे साथियों उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भर भर के दिए जाते हैं। तो अगर बात करें देखिए 3 से यहां पर 9 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 30 हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। देखिए मेरा मानना है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि साथियों 3 से यहां पर 6 हुआ ऐसे करके ना, ठीक है ना। भैया एक काम करो, मुझे यहाँ पर एक दूसरा लॉजिक साथियों नजर आ रहा है। दूसरा लॉजिक क्या नजर आ रहा है कि इनमें पता क्या रिलेशन है, ये 3 का स्क्वायर है, इनमें क्या रिलेशन है कि 6 का स्क्वायर ये 36। अरे भाई ये 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है साथियों, 30 गुणा 30 कितने हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। क्या 900 ऑप्शन में है, बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर साथियों देखिए क्या लॉजिक लगा है कि ADG है, उसके बाद GJM है, उसके बाद यहां पर 3 लेटर कौन से आ सकते हैं, ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए ये 1 पर होता है, ये 4 पर होता है, G 7 पर होता है, उसी प्रकार G 7 पर होता है, J 10 पर होता है और M 13 पर होता है। अब देखिए यहां पर 1 से 7 हुआ यानी कि 6 बढ़ाया गया है, 4 से 10 हुआ है 6 बढ़ाया गया है, 7 से 13 हुआ है 10 बढ़ाया गया है, तो यहां पर भी 6 6 6 6 प्लस करना पड़ेगा। तो G होता है 7 पर, 7 में 6 बढ़ाओगे कितना आ जाएगा साथियों, 13 आ जाएगा और 13 पर होता है M। उसके बाद साथियों यहां पर यानी कि J में 6 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 16 पर होता है P। और M में साथियों यानी कि 13 में कितने बढ़ाओगे, 6 बढ़ाओगे तो आ जाएगा 19, 19 पर होता है S। यानी कि MPS कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक सवाल है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। साथियों जिन लोगों ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं साथियों, ठीक है ना, उन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि साथियों अभी आपका जो पिछली बार एग्जाम हुआ था साथियों SSC GD का, SSC GD 2024 की अगर बात करते हैं जनवरी नहीं साथियों, फरवरी में एग्जाम था वो, तो उसमें साथियों ये समझ लीजिए हजारों सिलेक्शन दिए हैं इस चैनल के माध्यम से, हजारों सिलेक्शन साथियों वहां पर हुए। तो मेरा मानना है अगली बारी आपकी है, और आप अगर साथियों इस टारगेट सिलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा, ये निकले या इससे अगला निकले, कोई सा निकले अब, ठीक है ना, या इससे इसके बाद देखिए बहुत सारे एग्जाम लगे, जैसे SSC MTS का एग्जाम है, ठीक है ना, उसके बाद साथियों SSC GD का भी एग्जाम है, 2025 में एग्जाम है। तो इनमें आप साथियों सेलेक्ट हो जाए, कुल मिला के गवर्नमेंट सीट आपको इस चैनल के माध्यम से साथियों जरूर मिल जाएगी अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेंगे। चलिए तो अब साथियों बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। कहा गया है कि निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों हैं, बिल्कुल हैं, इनसे पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सी आकृति है। लाल के सामने यहाँ पर बात की गई है, अब लाल यहाँ पर है और लाल क्या कहीं और पर है, नहीं साथियों। अब देखिए पीला यहां पर है और सफेद यहां पर है, क्या पीला सफेद यहां पर है, तो बिल्कुल है, पीला यहां पर है सफेद यहां पर है। तो मैं कह सकता हूं देखिए पीला सफेद यानी कि लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, बस वहां पर नंबर थे, यहां पर साथियों शब्द हैं। तो लाल का विपरीत क्या हो जाएगा, लाल का विपरीत आपसे पूछा गया है काला हो जाएगा, काले का विपरीत अगर आपसे पूछा जाता तो लाल हो जाता। तो कुल मिला के ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा जैसे मैंने आपको समझाया है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि AE तक
ए से ई तक ABCDE ऐसे करके 5 अलग अलग मकान एक पंक्ति में बने हैं। कह रहे कि ए जो है ना, ए ये बी के दाईं ओर है, ठीक है। तो बी का साथियों दायां, बी का दायां किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि ए जो है, ठीक है ना, ए जो है ये बी के दाईं ओर है और ई सी के बाईं ओर है। मान लेते हैं साथियों यहाँ पर क्या कि ई जो है साथियों, ई ये सी के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है, यानी कि ई जो है ये ए के दाईं ओर है। तो मैं कह सकता हूँ ए ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा, सी ये हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है साथ ही बी जो है वो डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर, ठीक है ना, डी के दाईं ओर कौन है, बी, तो बी हो गई, ठीक है। तब बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है, ए। अब ये देखिए 5 की यहाँ पर बात की गई थी, 5 हो गए हैं, तो बिल्कुल बीच में कौन सा मकान है, ए वाला मकान बिल्कुल बीच में है। तो ए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जहां जहां से यूपी पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को साथियों कवर करेंगे, यानी कि वो सभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अब यहां पर देखिए कथन है आपके सामने और 2 आपके सामने निष्कर्ष हैं। आपको कथनों को पढ़ के बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही हैं, कौन सा निष्कर्ष गलत है। यहां पर कहा गया है कि सभी ड्रम बांसुरी हैं, तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो जाएंगे, ये ड्रम हो जाते हैं। और कहा जा रहा है कि सभी ड्रम क्या है, सभी ड्रम आपके बांसुरी हो जाएंगे, ठीक है। सभी ड्रम क्या होगा, बांसुरी हो गया। अब कह रहे हैं सभी गिटार ड्रम है, यानी कि गिटार साथियों यहां पर आएंगे, गिटार क्या कहा जा रहा है, सभी गिटार जो है ना वो ड्रम है। थोड़ा सा साफ तरीके से मैं इसको बना लूं और थोड़ा सा क्या कर लूं, मैं इसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको मैं क्या कर लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा अच्छे तरीके से आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। तो क्या कहा गया, सभी ड्रम, ठीक है ना। अगर बात करते हैं साथियों, मान लीजिए ये क्या हो जाएंगे, ये ड्रम हो जाएंगे। और कहा गया है सभी ड्रम क्या है, सभी ड्रम बांसुरी हैं, तो सभी ड्रम आपके बांसुरी हो गई। और सभी गिटार ड्रम है, तो ड्रम के अंदर ही तो आएंगी साथियों गिटार। चलिए ये आपकी गिटार होंगी, सभी गिटार ड्रम है। अब निष्कर्ष को पढ़िए, सभी गिटार बांसुरी हैं कहा गया है, ठीक है ना। सभी गिटार ये हो गई, सभी गिटार बांसुरी, बिल्कुल साथियों गिटार जो है ना ये ड्रम के अंदर है और बांसुरी के अंदर है, यानी कि सभी गिटार बांसुरी होगी। ये कथन बिल्कुल सही है। सभी ड्रम गिटार हैं, ठीक है ना, सभी ड्रम गिटार है नहीं साथियों कह सकते। अगर ये होता सभी गिटार ड्रम है तो मैं कह सकता, लेकिन सभी ड्रम गिटार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी कि केवल निष्कर्ष एक आपका सही होगा और यही आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर भी कथन आपके सामने है और निष्कर्ष आपके सामने। कहा जा रहा है कि सभी वक्ता अतिथि हैं, तो मैं कह सकता हूं साथियों, मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये वक्ता आपके हो गए। कह रहे कि सभी वक्ता कौन है, सभी वक्ता जो है वो अतिथि हैं, ठीक है भाई साहब, सभी वक्ता जो है वो अतिथि हैं। और कह रहे कि कोई अतिथि प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, यानी कि कोई अतिथि प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, यह मान लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि साथियों अतिथियों का प्रत्यक्ष व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है और ना ही वक्ता का प्रतिष्ठित व्यक्तियों से कोई संबंध है, और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का वक्ता से भी नहीं संबंध है और अतिथियों से भी नहीं संबंध है। अब निष्कर्ष को पढ़िए, कह रहे कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वक्ता नहीं है। क्या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति साथियों वक्ता नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति वक्ता नहीं है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अतिथि नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है, पहला वाला आपका सही हो जाएगा। कोई वक्ता निश्चित रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, कोई वक्ता, ठीक है ना, ये वक्ता निश्चित रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। तो मैं कह सकता हूं कि दोनों ही निष्कर्ष आपके बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए आप मुझे बताइए कि एक स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब, एक स्थान से मान लीजिए वो स्थान ये है, अब इस स्थान से प्रारंभ करके ए पूरब की ओर 3 किलोमीटर जाता है। तो साथियों पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला गया, फिर वो बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वो फिर से बाएं ओर मुड़ता है, फिर से साथियों बाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है। कहने के ए अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी कि प्रारंभिक स्थान यानी कि यहां से अब वो किस दिशा में, अभी वो यहां पर है, तो ये दिशा क्या कहलाई जाती है साथियों, ये दिशा तो उत्तर कहलाई जाती है। तो मैं कह सकता हूं वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, यानी कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है, मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि x का अर्थ है साथियों प्लस, ठीक है, x का अर्थ प्लस है और z का अर्थ है भाग और y का अर्थ है माइनस और p का अर्थ है गुणा। तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर साथियों 10 लिखा हुआ है, फिर साथियों 2 लिखा हुआ है, फिर 5 लिखा हुआ है और फिर 5 लिखा है। इसको आपको कैलकुलेट करना है। देखिए पहले p है और p का मतलब क्या है गुणा, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा साथियों। फिर x लिखा हुआ है, x का मतलब क्या है प्लस, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और y लिखा हुआ है साथियों, ठीक है ना, p x और y कहाँ गया, y कहाँ गया, y का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करना है, सिंपल सा। देखिए इस 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का क्योंकि 5 में से 5 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 10 दूना 20 हो जाएगा। और 20 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अब देखिए मैंने आपको कहा था साथियों 10 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग के लिए हैं, 10 क्वेश्चन साथियों मैंने रीजनिंग के लिए हैं और 10 क्वेश्चन अब आप लोग मैथ के देखेंगे। तो यहां पर साथियों 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन बिल्कुल आपको सही करना है, मैथ में 6 क्वेश्चन साथियों बिल्कुल सही करना है। तो आपने रीजनिंग का स्कोर अचीव किया या नहीं किया, लेकिन मैथ का आपको साथियों करना है कि 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपको बहुत आराम से कर डाले। देखिए एक वस्तु 9549 रुपए में जब बेची जाती है तो 55% का नुकसान हो जाता है, 55% की हानि हो जाती है। तो कह रहे हैं कि इस वस्तु की लागत कीमत क्या होगी। लेकिन लागत कीमत का मतलब एक तरीके से होता है क्रय मूल्य, ठीक है ना। लागत कीमत का मतलब होता है साथियों एक तरीके से हम क्रय मूल्य इसको मान लेते हैं। अब देखिए 9549 में बेची गई है, ठीक है ना, तो 55% की हानि हुई है, यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 45% की ये वैल्यू हो जाएगी 9549। 9549 साथियों ये 45% की वैल्यू हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, ठीक है ना। वही तो एक तरीके से लागत मूल्य होती है और क्रय मूल्य होती है। तो 45% की वैल्यू 9549 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 100 से साथियों इसको गुणा कर दो। 5 की अगर बात करें 5 दूना 10, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा। ये कटेगा 5 से नहीं कटेगा, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल कटेगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54, ठीक है, और 9 एकम 9। तो कुल मिला के 1061 की गुणा 20 से करा दो, 1061 की गुणा 2 से करा दो, 2 जीरो लगा देना बाद में, ठीक है। 2 एकम 2, ये जीरो लगा दिया, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 एकम 2, यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों यहाँ पर क्या आ सकता है 2 12 20 कहां पर लिखा हुआ है, 2 12 20 तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। अच्छा भाई, तो क्या कुछ मिस्टेक हो गई है? देखिए जरा, एक वस्तु 9549 में बेचने पर 55% की हानि होती है, ठीक है ना। यानी कि साथियों मैं कह सकता हूं कि 45% की वैल्यू 9549 है। तो 9549 बटे 45 गुणा 100, इसकी अच्छा 1 सेकेंड, 5 नीम आपका 45 हो जाएगा, 5 दूना 10, 0 आ जाएगा, ठीक है। और 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 छंग आपका 54, 9 एकम 9। तो 1061 की गुणा हमने 2 से की, यानी कि 20 से की, 2 एकम 2, 6 दूना 12, 2 एकम 2 सही तो आ रहा है साथ। तो फिर क्या दिक्कत यहाँ पर लग रही है? अच्छा 2 ये है तो लिखा हुआ, ये है तो भाई लिखा हुआ 21220, 21220 लिखा हुआ तो है, पता नहीं भाई दिमाग में मेरा कहां पर है। खैर कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 4200 रुपए को ए बी सी में बांटा जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के हिस्से का 5/9 भाग सी के हिस्से के बराबर है। तो सी का हिस्सा आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों क्या है, ए प्लस बी, यानी कि ए और बी के हिस्से का आ गया, का मतलब होता है गुणा 5/9 लिखा है तो यहाँ पर 5/9 आ जाएगा, ठीक है ना। ये जो हिस्सा है साथियों ये सी के हिस्से के बराबर है, यानी कि सी के हिस्से के बराबर है। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। पूरी लाइन, इस लाइन में ही साथियों सॉल्यूशन आपका छुपा हुआ था। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी आपका हो जाएगा, ए प्लस बी, और ये सी उठकर साथियों क्या, अब ये 9 उठकर इधर आ जाएगा, यानी कि अब 9 इधर आ गया, 5 उसके नीचे आ जाएगा और सी इधर आ जाएगा। बराबर लिखा होता है साथियों तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर होती है। ये बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं। इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब अगर बात करें, यानी कि ए और बी को अगर 9x मिल रहा है तो सी को कितना मिल रहा है, 5x मिल रहा है। यानी कि अगर हम इन तीनों को साथ, यानी कि दोनों को जोड़ लेते, जो कि तीनों का एक तरीके से किसके कितने कितने पैसे मिले हैं, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। और 14x की वैल्यू ये दे रखी है क्योंकि 4200 रुपए को ए बी सी में बांटा गया है और हमने इसका रेशियो निकाल लिया कि ए बी को अगर 9 मिल रहे हैं, सी को 5x मिल रहा है, दोनों को 14x मिल रहे हैं, यानी कि दोनों को 4200 रुपए मिल रहे हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 4200
बटे 14 आ जाएगा। 14 एकम 14, 14 28 चौतियां 42 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो अब क्या पूछा गया, c का हिस्सा कितना है। c का हिस्सा तो साथियों 5x है, यानी कि x बराबर अगर 300 है तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो 1500 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा कि आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाए तो 20% लाभ होता है क्या। यदि किसी वस्तु के अंक, अब बहुत ध्यान से देखना है यहां पर, अगर कोई अंकित मूल्य मान लीजिए 100 है, अंकित मूल्य 100% है तो उस पर 10% की छूट दी जाएगी, यानी कि वो 90% में हो जाएगी 10% छूट देकर। तो कहने के जब ऐसा होता है तो 20% का क्या होता है साथियों, 20% का लाभ होता है। ये बात आपको यहां पर बताई जा रही है, ठीक है ना। देखिए जितनी चीजें साथियों मैं आपको समझा रहा हूं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है। अगर आप साथियों समझ लेते हैं तो मेरा मानना है कि फिर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो अब देखिए एक सूत्र होता है यहाँ पर। अब सूत्र क्या होता है, जिसके मान लीजिए हमें क्रय मूल्य निकालना है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य पर अगर 10% की छूट दी जाती है तो उस पर 20% का लाभ होता है, ठीक है ना। यानी कि छूट कितनी दी जाती है, अगर आपको ये वैल्यू दे रखी हो और लाभ दे रखा हो तो आप साथियों क्रय मूल्य बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रय मूल्य की हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। क्रय मूल्य बराबर साथियों क्या होता है, विक्रय मूल्य, क्या मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, विक्रय मूल्य गुणा 100, विक्रय मूल्य गुणा 100, और साथियों नीचे आ जाएगा आपका 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो अगर बात करें विक्रय मूल्य कितना है साथियों, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है एक तरीके से अगर बात करते हैं यहां पर, देखिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जब 10% की छूट दी गई थी तो जाहिर सी बात है वो 90 रुपए में बिकेगी, ठीक है ना। तो 90 रुपए विक्रय मूल्य हो जाएगा, गुणा 100 हो जाएगा, बटे 100 प्लस लाभ। लाभ कितना है 20% का लाभ होता है, यानी कि 100 प्लस 20 120 हो जाएगा। इसको अगर कट करेंगे ये आपका साथियों यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 हो जाएगा। इसको अगर कट करें साथियों 6 कम 6, 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना निकलेगा, क्रय मूल्य आपका निकलेगा 15 पंजे 75। तो साथियों अब अगर यहां पर अब बहुत ध्यान से देखना है, अब 75 क्या आ गया है, अब क्रय मूल्य आ गया है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि अगर छूट को बढ़ाकर, यानी कि पहले 10% की छूट दी जा रही है, नहीं अब 10% की नहीं देना, अब 20% की अगर छूट दें तो लाभ क्या होगा। अब यानी कि 100 उसका अंकित मूल्य था, 20% अगर छूट देंगे तो 80 रुपए में वो चीज बेची जाएगी, यानी कि क्रय मूल्य, यानी कि खरीदा तो 75 रुपए में है लेकिन बेच 80 रुपए में रहे हैं, तो लाभ कितना होगा ये बात आपसे पूछी जा रही। जाहिर सी बात है 5 रुपए का लाभ होगा। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कराओ और नीचे क्रय मूल्य आ जाता है, यानी कि 75 आ जाएगा। तो कुल मिला के कैसे कटेगा, देखिए भाई साहब यहाँ पर 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 कितना 5 पंजे 25 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों 5 दूना 10, 20/3 आ जाएगा। तो 20/3 कहां पर लिखा हुआ है, देखिए 20/3 को आप कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 20/3 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 तो साथियों नीचे आ जाएगा, 3 छंग 18 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 छंग आपका 18 हो जाएगा और कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो यहां पर आ जाएगा, यानी कि 6 सही 2/3% आपका लाभ होगा। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। मेरा मानना है साथियों अगर ये सवाल आपकी समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ में आया है तो एक बार दोबारा अगर आप इसको रिपीट कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छे तरीके से साथियों ये सवाल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि A-B-C किसी साझेदारी में 6, 9, 10 के अनुपात में अपनी धनराशि लगाते हैं, यानी कि अगर ए अपनी धनराशि 6 रुपए लगाता है तो बी 9 रुपए लगाएगा और सी 10 रुपए लगाएगा। इसको ऐसे भी कह सकते हैं 60 रुपए लगाता है, 90 रुपए 100 रुपए लगाता है। कहने कि यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात कितना हो, यानी कि ए को अगर 2 लाभ हुआ, बी को 3 लाभ हुआ, सी को 5 लाभ हुआ, तो उनके द्वारा लगाई गई धनराशियों के समय का अनुपात क्या होगा, यानी कि ए ने कितने समय के लिए लगाई, बी ने कितने समय के लिए लगाई, सी ने कितने समय के लिए लगाई, इसका अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कभी भी सवाल में अगर आपको ऐसा दे रखा हो कि 3 लोग हैं और तीनों ने इतने इतने के अनुपात में अपनी धनराशि लगाई है और तीनों को इतने इतने के अनुपात में लाभ हुआ है, तो समय का अनुपात क्या होगा। कभी भी साथियों आपसे ये सवाल पूछा जाए, देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो धनराशि लगाई है उन्होंने वो कितने के अनुपात में लगाई है, 6:9:10 के अनुपात में लगाई है, ठीक है ना। अब अगर बात करें साथियों उनको जो लाभ हुआ है, लाभ वो कितने के अनुपात में हुआ है, वो 2:3:5 के अनुपात में हुआ है, ठीक है। अब साथियों जो समय यहां पर आएगा, समय पता कैसे आप करेंगे साथियों, समय बराबर हो जाएगा क्या साथियों, समय बराबर आपका हो जाएगा लाभ, ठीक है ना, लाभ बटे राशि, ठीक है। लाभ बटे राशि हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे
राशि हो जाएगा। तो लाभ कितना है ए का, 2 है, 2 आ गया। राशि कितनी लगाई, 6 लगाई, फिर अनुपात लगाइए। लाभ कितना है बी का, 3 है, राशि कितनी है 9, तो 9 लगाइए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर 5 और 10 आ जाएगा। तो ये जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ना, ऐसे आपको साथियों करना। अब इसको कट कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगला स्टेप देखिए साथियों, आपके सामने जो समय का अनुपात आया है वो साथियों क्या आया है, 1/3 अनुपात 1/3, ठीक है ना, और अनुपात 1/2। अब इसका साथियों एलसीएम निकाल लो। किसका एलसीएम निकाल लो, मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको यहां पर साथियों करके दिखा देता हूं किसका एलसीएम, ठीक है ना। 3 3 2 का, 3 3 2 का साथियों एलसीएम निकाल लो। तो साथियों क्या, 2 एकम 2, 3 एकम 3, कट गया, 3 दूना 6। अब साथियों 6 6 इसके गुणा में आ जाएगा, यहां पर सब में 6 6। अब देखिए साथियों, अब फाइनल आंसर आपका निकल आएगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 यहां पर आ गया, ठीक है ना, 2 यहां पर आ गया। 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो 2 यहां पर आ गया। 3 एकम 3, 3 तिया 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 यहां पर आ गया। यानी कि जो अब ए का, बी का, सी का अनुपात कितने अनुपात में साथियों समय है इनका, 2:2:3। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला और इससे पहले वाला साथियों बहुत टॉप लेवल का ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग क्या करेंगे साथियों, ये सारी चीजें आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। चलिए यहां पर अगर बात करें साथियों, कौन सा पद असंगत है आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर 61 लिखा हुआ है, फिर 72 है, फिर 60 है, 73 है, 59 है, 71 है, 58 है, फिर 75 है। तो इसमें एक नंबर गलत लिखा हुआ है, वही नंबर आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछा जा रहा है। देखिए ये 61 से 72 हुआ है, फिर 72 से 60 हो गया है, फिर 60 से 73 हो गया, 73 से 59 हो गया। ऐसा करो ना कि ये 61 से 60 हुआ यानी कि 1 घटाया गया है, 60 से 59 हुआ है 1 घटाया गया है, 59 से 58 हुआ है 1 घटाया गया है। उसी प्रकार 72 से 73 हुआ है यानी कि 1 घटाया गया है, 73 से 1 घटेगा तो 72 आना चाहिए भाई साहब। यहां पर क्या, यहां पर 72 आना चाहिए, और 72, ठीक है ना, एक सेकंड, ये बढ़ रहा है भाई, 72 से 1 बढ़ाया 73 आया, 73 में जब 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 74 आना चाहिए, और देखिए 74 में 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 75 लिखा हुआ है। तो ये वाला नंबर गलत है, यानी कि 71 नंबर गलत है। यानी कि पूछा गया था कौन सा पद असंगत है, तो 71 नंबर जो है ना ये साथियों असंगत है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत होगा। क्या, देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2 घंटे 1 दिन का यानी कि दिन और रात दोनों चीजें हैं, यानी कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, यही तो पूछा जा रहा है एक दिन का मतलब। तो 2 घंटे 24 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत में बदलना है 2 को तो गुणा 100 से लगाना पड़ेगी, ठीक है ना। 24 यहां पर आ जाएगा तो 2 यहां पर साथियों 12 आ जाएगा, यहां पर 50 2 से कट करेंगे 6 आ जाएगा, 25/3%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या के 1/3 का 7वां भाग 15 है तो उस संख्या का 2/5 संख्या कितना होगा, ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए पहले तो वो संख्या निकाल लो, संख्या का 2/5 भी हम निकाल देंगे। चलिए यहां पर अगर बात करें, यदि किसी संख्या, मान लीजिए वो संख्या x है, कह रहे यदि किसी संख्या का 1/3 यानी कि 1/3 का 7वां भाग, ठीक है ना, तो ये 7वां भाग कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, ठीक है। तो वो संख्या निकाल लीजिए, यानी कि x का मान निकाल लीजिए। तो साथियों x बराबर क्या हो जाएगा, 15 की गुणा 7 से, और साथियों 3 भी यहां पर गुणा में आ जाएगा। तो 15 तिया कितना हो जाएगा, 45 सत्ते कितना हो जाएगा साथियों, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 31, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 315 आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस 315 का 2/5वां हिस्सा क्या होगा। तो 5 से कट करो, 5 छंग 30 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि साथियों 63 दूना कितना हो जाएगा, तो 63 दूना साथियों यहाँ पर 2 की 63 से गुणा कराएंगे 6 और 12 यानी कि 126 हो जाएगा। 126 कौन से ऑप्शन में, साथियों ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही आपका साथियों क्या होगा, यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि एक मोटरसाइकिल के पहिए का व्यास, क्या एक मोटरसाइकिल है साथियों, उसका पहिया है, मान लेते हैं ये पहिया है उसका,
ठीक है, इसका व्यास 70 सेंटीमीटर। व्यास पता क्या होता है साथियों, ये मान लीजिए पहिया है और यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी क्या होती है साथियों, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को व्यास कहा जाता है। यानी कि इसकी दूरी कितनी है, 70 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें ये व्यास नहीं चाहिए होता, हमेशा साथियों हमें पहिए का, ठीक है ना, क्या चाहिए होती है, त्रिज्या चाहिए होती है। तो जब साथियों ये कितनी है, 70 है, तो त्रिज्या कितनी होगी साथियों, 35 होगी, ठीक है ना। यानी कि और त्रिज्या क्या कहते हैं साथियों, आर कहते हैं। तो साथियों आर कितना है, आर साथियों 35 सेंटीमीटर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो है ना, ये प्रति 10 सेकंड में 40 चक्कर काटती है। क्या 10 सेकंड में साथियों क्या किया गया है, 40 चक्कर काटती है, ये आपसे कहा गया। अब देखिए, यानी कि एक चक्कर की दूरी अगर हम ज्ञात करें, यानी कि अगर ये पहिया एक चक्कर चलता है, एक चक्कर चलता है साथियों, तो ये कितनी दूरी तय कर लेता है। तो एक चक्कर की दूरी कितनी होती है साथियों, 2 पाई आर होती है, ये सूत्र होता है। अब देखिए हमारे पास 2 का मतलब 2 भी है और पाई का मतलब 22/7 भी है और आर भी हमें पता चल गया 35 है। इसको कैलकुलेट करो, 7 पंजे 35 हो जाएगा। 44 की 5 से साथियों गुणा करा दो, 44 की 5 से गुणा, ठीक है ना, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 22 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी साथियों कितनी है, एक चक्कर की दूरी साथियों कितनी है, 220 है, ठीक है ना, 220 सेंटीमीटर है। अब अगर बात करें 40 चक्कर यहां पर कहा गया है, तो 40 चक्कर की दूरी कितनी होगी, यानी कि 220 की गुणा किससे करा लो साथियों, 40 से करा लो, ठीक है ना। तो कुल मिला कि ये कितना हो जाएगा, मैं कह सकता हूं क्या कि 40 चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी, 40 चक्कर की दूरी हो जाएगी साथियों 880, ठीक है ना, 8800 हो जाएगी, 8800 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये साथियों सेंटीमीटर में है, जब इसको मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा साथियों, यानी कि 2 जीरो हट जाएंगे, यानी कि 88 मीटर हो जाएगा दूरी। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों, मैं क्या कह सकता हूं साथियों, मैं कह सकता हूं जब 40 चक्कर साथियों वो चलता है, यानी कि 88 मीटर दूरी वो तय करता है। अब ये तो 10 सेकंड में वो चला है, ठीक है ना, 10 सेकंड में कितनी दूरी उसने तय की है, 10 सेकंड में 88 मीटर की दूरी उसने तय की है। यानी कि 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर सकता है। अब देखिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यानी कि अगर मैं इसकी साथ, ये तो 10 सेकंड की दूरी है ना, तो अगर इसकी 6 से गुणा करा दूं, यानी कि मैं कह सकता हूं 1 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगा, 88 गुणा 6, 88 गुणा 6 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है ना। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें, ये तो 1 मीटर की हो गई। अब अगर मैं साथियों 1 घंटे की बताऊं, तो 1 घंटे की बताने के लिए साथियों हमें 60 से और गुणा कराना पड़ेगी। तो कुल मिला के अगर बात करते हैं साथियों क्या इतनों का, यानी कि अब अगर बात करें साथियों एक, ठीक है ना, 1 घंटे में वो कितने मीटर की दूरी तय करता है साथियों, ठीक है ना, 88 गुणा 6 गुणा 60 मीटर की दूरी तय करता है। अब साथियों क्या करिए, अब इन दोनों को सभी को एक तरीके से क्या करा लीजिए, आप गुणा करा लीजिए। तो इनको हम साथियों गुणा करा लेते हैं, 6 छंग आपका 36 हो जाएगा, यानी कि 88 की गुणा किससे करा लीजिए, 36 से करा लीजिए और 0 लगा लीजिए, लगा दिया हमने 0, अभी नहीं बाद में लगाएंगे। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, 6 आपका 48 हो जाएगा, 6 48 और साथियों यहाँ पर आपका 52 आ जाएगा, 8 आपका 24 आ जाएगा, 8 16 8 24 और 25 26 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 8 6 11 3, यानी कि इतना साथियों आपके सामने आ चुका है। अब देखिए, अब अगर बात करें साथियों, अब किलोमीटर प्रति घंटा में अगर साथियों, अब देखिए ये तो मीटर में है, इसको अगर किलोमीटर में अगर चेंज आप करोगे तो क्या आपको कर देना है साथियों, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर 0 लगा था, वो 0 लगा लिया। तो साथियों क्या करोगे, किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से इसकी भाग कर दोगे। जब 1000 से इसकी भाग करोगे, यानी कि 3 नंबर के बाद पॉइंट आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों कि मोटरसाइकिल की चाल कितनी होगी, तो मोटरसाइकिल की चाल कितनी होगी साथियों, 31.68 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो क्या, तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगी। इसको दोबारा से एक बार देखिएगा, मेरा मानना है कि बहुत शानदार तरीके का ये क्वेश्चन था और समझ में साथियों आपकी आ चुका होगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि एक नल ए एक टंकी को 8 घंटे में भरता है, यानी कि एक नल ए है, इस टंकी को ये 8 घंटे में भरता है। कह रहे कि बी उसी नल को 6 घंटे में भरता है, बी उसी नल को साथियों 6 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाएं,
तो साथियों मैं कह सकता हूं कि दोनों नल अगर खोल दिए जाएं तो 2 घंटे बाद ए बंद हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटे में भर सकेगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगला स्टेप हमें यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना होता है जो कि 8 से भी कट सके और 6 से भी कट सके। कितनी कितनी बार में कट सकता है, अब हम ये देखेंगे। 8 3 24 3 बार में कटेगा, 6 चौक 24 इतने बार में कटेगा, ठीक है ना। यानी कि साथियों 8 घंटे में, ठीक है, एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता था, ठीक है ना। अब साथियों इसका मतलब यह है कि ए 1 घंटे का काम कितना करता है 3 और बी का 1 घंटे का काम कितना है साथियों 4 और टोटल काम कितना है 24। यानी कि अगर साथियों मैं बात करूं साथियों, टोटल काम आपका 24 है। ए करता है 3 काम 1 घंटे में, बी करता है 4 काम। तो अगर ये दोनों लोग एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में 7 काम कर पाएंगे। यहां पर कहा गया है कि 2 घंटे के बाद, यानी कि 2 घंटे तक तो ये काम करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इन्होंने 24 में से 14 काम निपटा लिया है, ठीक है ना। 24 में से 14 काम निपटा लिया तो अब 10 काम बचा है। तो कह रहे 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाता है, अब सिर्फ बी ही काम करेगा। काम बचा है साथियों कितना 4 और बी इसको करेगा और बी 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। तो बी इसको कितने घंटे में भर पाएगा साथियों, इसको अगर कट करोगे तो 5/2 और कट करोगे तो 2.5 यहां पर आ जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं साथियों बी को बाकी का काम करने में 2.5 घंटे का समय लगेगा, ठीक है ना। कितने घंटे का साथियों समय लगेगा, अगर बात करें 2.5 घंटे का यहां पर इसको समय लगेगा। 2.5 घंटे कहां पर लिखे हुए हैं, 2 सही 1/2 लिखे हुए हैं, ठीक है ना। देखिए 2 दूना 4, 4 और 1 5, 5/2 और 5/2 ये साथियों यहां पर आया था। 5/2 को हम साथियों लिख सकते हैं 2 सही 1/2। कैसे देख लीजिए, देखिए 2 लिखा, ये 5 है, 2 दूना 4 हो जाएगा, बचा 1 यहां पर आ जाएगा। तो 2.5 घंटे इसको हम लोग कह सकते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। देखिए कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। यानी कि अगर साथियों हम ए की बात करें और बी की बात करें, इनकी अगर बात करें साथियों क्षमता के मामले में, इनकी अगर बात करें, ठीक है ना, क्षमता के मामले में, तो अगर ए की क्षमता 3x है तो बी की क्षमता 1x है, ये बात कही गई है। और साथियों क्षमता का उल्टा क्या होता है, समय, यानी कि दिन होता है। तो अगर मान लीजिए साथियों ए किसी काम को, ठीक है ना, 1 दिन लगाएगा तो बी उसी काम को करने में 3 दिन लगाएगा, यानी कि 3x 3 गुना समय लगाएगा। कहा जा रहा है यदि दोनों मिलकर कार्य करते, यदि दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं तो बी उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ए एक काम करता है x दिन में, बी एक काम करता है 3x दिन में। तो अगर दोनों मिलकर काम करें, देखिए ए का 1 दिन का काम ये हो जाएगा और बी का 1 दिन का काम ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर साथियों ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 15 दिन में काम निपटा लेते हैं, यानी कि 1/15 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको साथियों कैलकुलेट कीजिए, 3x आपका हो जाएगा प्लस आपका x हो जाएगा और नीचे 3x की x से गुणा होगी तो साथियों 3x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1/15 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x आपका हो जाएगा, 3x प्लस x कितना हो जाएगा साथियों 4x हो जाएगा, 4x/3x। अच्छा ये 3x स्क्वायर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x गुणा x, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/15 आ गया। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात साथियों आपको समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए अब यहां पर अगर बात करें 4/3x बचा हुआ है, ठीक है। अब 15 की गुणा 4 से हो जाएगी, यानी कि इधर 60 आ जाएगा बराबर 3x आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा साथियों 60/3 आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि b उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा, b उसी कार्य को 3x दिन में समाप्त कर रहा था। x की वैल्यू आ चुकी है 20, 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, यानी कि उस काम को 60 दिन में वो समाप्त कर पाएगा। तो 60 दिन कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, मुझे बताइए कि प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा। आपसे ये सवाल पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 65 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 105 सम संख्याओं का योग क्या होगा। कोई भी संख्या दे दिए, एक सूत्र होता है, बस वो सूत्र आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, n+1। बस ये n का मतलब क्या है, ये जो संख्या है ना यही n कहलाई जाती है, यानी कि यहाँ पर n बराबर 25 है। तो मैं कहूंगा साथियों 25 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा n+1, यानी कि 25 + 1, यानी कि 25 गुणा साथियों 26 आ जाएगा। तो इसकी जरा साथियों क्या करा लो, गुणा करा लो, तो कितना आ जाएगा साथियों 6 पंजे आपका 30 आ जाएगा।
5 दूना, ठीक है, 5 छंग 30 आपका आ गया, 5 दूना 10 और ये आपका 13 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 26 दूना 52 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 650 आ जाएगा। यानी कि साथियों प्रथम 25 सम संख्याओं को अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा योगफल, 650 आएगा, और यही आपका क्या होगा, यही आपका साथियों बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको साथियों कैसी लगी, एक बार आप लोग प्यारे से कमेंट के माध्यम से इस क्लास के बारे में साथियों जरूर बताइएगा, और एक प्यारा सा साथियों कमेंट कर दीजिएगा जय हिंद का, तो आप लोग साथियों कमेंट कर ही दीजिएगा सभी लोग। तो साथियों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक करके आप लोग जरूर जाइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं साथियों तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप का है, ठीक है ना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग देख पा रहे होंगे मोर लिखा होगा, कहीं पर मोर लिखा है तो उस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपके सामने खुल जाएगा। वहीं पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, और वहीं पर व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का लिंक भी है। यानी कि उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे साथियों तो आपको कौन सी पीडीएफ दी जाएंगी, आपको 2 तरह की पीडीएफ दी जाएंगी। एक तो यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑल शिफ्ट की पीडीएफ 2018 से 2024 तक, और एक 10 प्रैक्टिस पेपर की पीडीएफ दी जाएगी। मेरा मानना है ये दोनों पीडीएफ साथियों इसमें से 65 से 70% आपका पेपर फंसेगा, और सिर्फ कितने रुपए में दी जा रही है, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में ये दोनों पीडीएफ दी जा रही हैं। इन दोनों पीडीएफ को साथियों आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए, ठीक है ना। तो साथियों उस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।